हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको इंग्लिश का पेपर देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक महा मैराथन क्लास। स्टूडेंट, पूरे ये 1.5 घंटे का वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको 12th इंग्लिश में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आपका 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 111 प्रश्नों को, 111 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको बोर्ड एग्जाम देने से पहले ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश ग्रामर का जो पूरा सेक्शन है, पूरे 12th इंग्लिश ग्रामर को मैं एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। 60 टॉपिक टोटल है, सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को छोड़कर बाकी पूरा इंग्लिश ग्रामर आपको मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लाइक का टारगेट है 10,000 लाइक का। अगर आप इस वीडियो को 10,000 लाइक तक पहुंचा देते हैं तो मैं आपके लिए एक और महा मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, जिससे आपका पूरा इंग्लिश एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जो हम इंग्लिश ग्रामर के 60 टॉपिक को इस वीडियो में एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से लेकर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसके हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, इसको हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे, क्रम वाइज। ठीक है, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, चौथा है सिंटैक्स, पांचवा है एंटोनिम, छठवां है सिनोनिम्स और सातवां है हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को छोड़कर बाकी पूरा इंग्लिश ग्रामर आपका एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा, मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को। मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, ही सैड आई विल डू इट नाउ आर नेवर, यानी कि उसने कहा मैं इसे अभी या कभी नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखिए, ये आपका जो रिपोर्टेड क्लास है इन्वर्टेड कामा के अंदर, इसको हम रिपोर्टेड क्लास बोलते हैं। ठीक है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए, ही के स्थान पर हम ही रहने देंगे, सैड के स्थान पर सैड लिखेंगे। ठीक है, अब बीच में लगाएंगे दैट। ठीक है, दैट। अब देखिए, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही। देखिए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि नन। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं। तो देखिए, ही सैड दैट। अब देखिए, आई बदलेगा ही से, तो हम यहां पर यूज करेंगे ही। ठीक है, ही। विल बदल जाएगा वुड में, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में अगर विल है तो उसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ही वुड डू इट, डू इट नाउ। नाउ बदल जाता है किसमें, बताइए, देन में। ठीक है, नाउ बदल जाता है देन में, और नेवर। ठीक है, और नेवर। तो देखिए, ही सैड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर, यानी कि जब आपके डायरेक्ट स्पीच में नाउ होगा तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो देन में कन्वर्ट हो जाएगा, विल होगा तो वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आप समझिए, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में ये भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। अब देखिए, यहां पर क्या है, सी सैड, उसने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, सबसे अच्छी पॉलिसी है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखिए, आपका रिपोर्टेड क्लास यहां पर असर्टिव तो है, लेकिन यहां पर सदा सत्य रहने वाली बात कही गई है, यानी कि ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। ठीक है, ये क्या है, ऐतिहासिक तथ्य है। देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इज को वाज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इज आर एम आपकी रिपोर्टेड क्लास में है तो वाज बेयर में वो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बात है। अगर यहां पर दे दिया जाता द सन सेट्स इन द बेस्ट, ठीक है, यानी कि सूर्य पश्चिम में छिपता है, तो क्या आप उसमें चेंजेस करते? नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सी सैड, सी सैड, बीच में लगाएंगे दैट। ठीक है, फिर लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको सिर्फ दैट लगा देना, बाकी ऐसे लिख देना है। ठीक है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट
पॉलिसी। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई सदा सत्य रहने वाली बात आती है रिपोर्टेड क्लास में या ऐतिहासिक तथ्य आता है तो वहां पर हम कोई परिवर्तन टेंस में नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यहां पर देखिए, अब तीसरा हमारा है आई सेड टू हर वेयर डू यू लिव। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, यानी कि मैंने उससे कहा तुम कहां रहती हो। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या आपको चेंजेस करना है, आई लिखेंगे। अब देखिए वेयर लगा है, ठीक है, जब यहां पर वेयर लगा है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे। ठीक है, आस्क्ड का यूज करेंगे, या एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं यहां पर, इंक्वायर्ड ऑफ। देखिए ऊपर मैं लिख रहा हूं इंक्वायर्ड ऑफ, तो या तो आप आस्क्ड का यूज करेंगे या तो इंक्वायर्ड ऑफ का सैड टू के स्थान पर। ठीक है, तो आई आस्क्ड हर, ठीक है, हर। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले आ गया वेयर, तो हम डायरेक्टली यहां पर वेयर लिख देंगे, इफ या वेदर का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर यहां पर सिर्फ डू होता, वेयर ना होता, तो हम इफ या वेदर का यूज करते। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। तो वेयर, अब यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हर, तो यहां पर लिखेंगे हर के लिए सी सब्जेक्ट। ठीक है, तो वेयर सी। अब ये कौन सा टेंस है बताइए, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहती हो। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है, ती है, ते हैं, वाक्यों के अंत में आया है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होगा, तो सी और लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, समझ में आया। ऐसे नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर क्या है, आपका हैव पहले आया है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है। ठीक है, इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क, यानी कि प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा, प्रिंसिपल ने, प्रधानाचार्य ने मुंशी से कहा, जो स्कूल के मुंशी होते हैं। ठीक है, हैव यू सेंट माई लेटर, क्या तुमने मेरा पत्र भेज दिया है। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा टेंस है, हैव लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका है प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहां पर लिखिए द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। ठीक है, सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे। अभी मैं इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज करूंगा नेक्स्ट टेंस में। ठीक है, आस्क द क्लर्क, द क्लर्क। अब देखिए यहां पर पहले आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले नहीं है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, इफ का या वेदर का, वेदर इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो इफ, अब देखिए यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा द क्लर्क से, तो द क्लर्क के लिए हम यूज करेंगे ही। ठीक है, तो इफ ही। अब देखिए यहां पर हैव है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जब हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हैड का यूज करेंगे, तो ही हैड सेंट। माई के स्थान पर क्या होगा, माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए हम अपने की अंग्रेजी लिखेंगे हिज। ठीक है, तो हिज लेटर। ठीक है, हिज लेटर, यहां से भी आप समझ सकते हैं। देखिए यहां पर पहले यू था, ठीक है, तो यहां पर मैंने ही हैड सेंट हिज लेटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है। ऐसे चलिए पांचवा देखते हैं। तो देखिए पांचवा जो है ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चलिए एक और देख लेते हैं। देखिए ये इंट्रोगेटिव है, द पैसेंजर सैड टू द क्लर्क व्हेन विल द राजधानी एक्सप्रेस अराइव, यानी कि यात्री ने ऑफिसर से कहा, ऑफिसर अफसर भी होता है क्लर्क का मतलब। ठीक है, तो यात्री ने क्लर्क से कहा व्हेन विल द राजधानी एक्सप्रेस अराइव, यानी कि राजधानी एक्सप्रेस कब पहुंचेगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे हम, द पैसेंजर, द पैसेंजर। अब देखिए आप आस्क्ड लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर चलिए हम इंक्वायर्ड ऑफ यूज कर लेते हैं, क्योंकि आस्क्ड हमने कई बार यूज किया, तो इंक्वायर्ड ऑफ का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंक्वायर्ड ऑफ द क्लर्क, द क्लर्क। अब व्हेन हम लिख देंगे डायरेक्टली, व्हेन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड लिखिए, इफ या वेदर का यूज करना नहीं है आपको। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे हम, द राजधानी एक्सप्रेस लिख देंगे, द राजधानी एक्सप्रेस। विल है ऊपर, ये बदल जाएगा वुड में। ठीक है, तो डायरेक्टली हम वुड लिख देंगे, वुड अराइव। ठीक है, वुड अराइव। तो ये आपका बन गया है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठवां हमारा है, मोहन सैड टू मी व्हाई डू यू नॉट बाय ए कार, यानी कि मोहन ने मुझसे कहा तुम कार क्यों नहीं खरीदते। ठीक है, तुम कार क्यों नहीं खरीदते हो। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, इसको भी वैसे बना देना है, मोहन लिख देंगे,
अब तो आपका एक्सपीरियंस हो गया होगा, आप बना सकते हैं, ठीक है। इतना मैंने बता दिया आपको। आस्क्ड मी लिख देंगे, बीच में व्हाई लगा देंगे, ठीक है। यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी तो व्हाई आई लिखेंगे, ठीक है। व्हाई लिखे के बाद आई लिखेंगे। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट में तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, तो व्हाई आई डिड नॉट, ठीक है, बाय ए कार, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव जब हम बनाते हैं तो डिड का यूज करते हैं, ठीक है। नॉट बाय ए कार, ठीक है। ये आपका बन चुका है, समझ में आ गया। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। देखिए द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली, यानी कि डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, मरीज से कहा टेक मेडिसिन रेगुलरली, यानी कि दवाएं समय से लीजिए, ठीक है, दवाएं नियमित रूप से लीजिए। तो देखिए यहां पर क्या होगा, द डॉक्टर। अब देखिए यहां पर डॉक्टर क्या कर रहा है, सेड टू के स्थान पर आपको लगाना है भाव के अनुसार। यहां पर देखिए एडवाइस दे रहा है, ठीक है, पेशेंट को कि आप दवाई समय से लीजिए, नियमित रूप से लीजिए, तभी आप ठीक होंगे, ठीक है। तो डॉक्टर सेड टू के स्थान पर हम यहां पर एडवाइज्ड लिखेंगे, ठीक है। अगर यहां पर ऑर्डर देता तो हम ऑर्डर्ड लिखते, रिक्वेस्ट करता तो रिक्वेस्टेड लिखते, ठीक है। लेकिन एडवाइस दे रहा तो एडवाइस लिखेंगे, द पेशेंट। अब देखिए यहां पर हम टू का यूज करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो टू टेक मेडिसिन्स रेगुलरली, ठीक है। अब ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आठवां हमारा है ही सैड प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, यानी कि उसने कहा कृपया यहां रुकें जब तक मैं नहीं आता, ठीक है, जब तक मैं वापस नहीं आता, कृपया यहां रुकें जब तक कि मैं वापस नहीं आता, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए ही, अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है आपको, ठीक है। यहां पर क्या कहा जा रहा है, प्लीज लगा है, प्लीज लगा, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्लीज रिक्वेस्ट का एक सिंबल है, ठीक है। तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब देखिए उसने कहा कृपया यहां रुकें जब तक कि मैं नहीं आता, तो किससे कहा, उसने मुझसे कहा, तो यहां पर हम मी का यूज कर सकते हैं। देखिए मी हो या ना हो, आपको अपना दिमाग लगाना है यहां पर थोड़ा सा, और मी लिखना है, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है टू, बाकी ऐसे लिख देना है वेट हियर, टू वेट हियर टिल आई रिटर्न, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मी टू वेट हियर टिल आई यहां पर हम नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, नहीं बोलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, तो यहां पर हम ही का यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आया, ये सब आपको ध्यान देना, छोटी छोटी चीजें। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू वेट हियर टिल ही रिटर्न, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक और हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का है क्वेश्चन, उसके बाद में हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को देखेंगे। देखिए माय फादर सेड टू मी डू नॉट लाफ एट द ओल्ड बेगर, यानी कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा बूढ़े भिखारियों पर मत हंसो, ठीक है, उनका मजाक मत बनाओ। तो लिखिए माय फादर, अब देखिए ये एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, माय फादर एडवाइज्ड मी, देखिए वो एडवाइस दे रहे हैं कि बूढ़े भिखारियों पर मत हंसो, ठीक है। तो माय फादर एडवाइज्ड मी, अब यहां पर हम टू का यूज करते हैं, लेकिन डोंट लिखा है तो हम लिखेंगे नॉट टू, पहले नॉट लिखेंगे तब टू लिखेंगे, नॉट टू लाफ एट द ओल्ड बेगर, ठीक है। ये आपका बन चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, विस्मयादिबोधक वाक्य। देखिए द प्लेयर सैड हुर्रा वी हैव वन द मैच, यानी कि खिलाड़ियों ने कहा हमने मैच जीत लिया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये एक्सक्लामेशन मार्क लगा होगा, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। तो लिखेंगे द प्लेयर, अब यहां पर हम यूज करेंगे एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, ठीक है, एक्सक्लैम्ड विथ जॉय। क्यों हमने जॉय के यूज किया, क्योंकि इन्होंने मैच जीत लिया, खुशी की बात है तो हमने जॉय यूज किया। अगर दुख का बात होगा तो सॉरो लिखते हैं यहां पर, एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपका है, अगर मान लीजिए आश्चर्य का बात है तो द प्लेयर एक्सक्लैम्ड विथ वंडर लिखेंगे, ठीक है। तो एक्सक्लैम्ड विथ के साथ आपको लिखना है, तो द प्लेयर एक्सक्लैम्ड विथ जॉय। अब यहां पर हम यूज करेंगे दैट का, ठीक है, दैट, वी बदल जाएगा दे में,
वी बदल जाएगा दे में। देखिए यहाँ पर प्लेयर्स रहेगा, सॉरी मैंने यहाँ पर गलती थोड़ी सी की, द प्लेयर्स यानी कि कई प्लेयर हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर बी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है प्लेयर्स, तो कई प्लेयर है तो हम दे का यूज करेंगे, वैसे बी दे में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो दे, अब यहाँ पर लिखेंगे वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दे हैव के स्थान पर हैड हो जाएगा, वन द मैच आपका हो जाएगा, ठीक है, वन द मैच, ठीक है। ये हमारा बन चुका है। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। द पैसेंजर सेड हाउ फास्ट द ट्रेन इज गोइंग, यानी कि यात्री ने कहा कितनी तेज ट्रेन जा रही है, ठीक है, ट्रेन कितनी तेज जा रही है। अब देखिए यहां पर हम कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे द पैसेंजर, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक्सक्लैम्ड विथ, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर यात्री को आश्चर्य हो रहा है कि कितनी तेज ट्रेन जा रही है, ठीक है। तो यहां पर हम वंडर का यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट। अब अगर इस प्रकार से हाउ फास्ट द ट्रेन इज गोइंग, तो हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे द ट्रेन वाज गोइंग, देखिए इज है तो वाज में बदल जाएगा, वाज गोइंग वेरी फास्ट, ठीक है। तो द पैसेंजर एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट द ट्रेन वाज गोइंग वेरी फास्ट, ठीक है। ये आपका बन गया, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा है जो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। देखिए माय फ्रेंड सैड मे यू स्टैंड फर्स्ट, यानी कि मेरे मित्रों ने मुझसे कहा भगवान करे तुम फर्स्ट आओ, ठीक है, यानी कि क्लास में तुम फर्स्ट आओ। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, माय फ्रेंड, सॉरी मैं फिर से लिख देता हूं, माय फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये विश कर रहे हैं, ये फ्रेंड्स जो हैं ये विश कर रहे हैं कि तुम फर्स्ट आओ, ठीक है। तो यहां पर हम विश्ड का यूज करेंगे, माय फ्रेंड विश्ड, फिर डैट लगाएंगे। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, देखिए मेरे मित्रों ने मुझसे कहा तुम फर्स्ट आओ, ठीक है। तो मुझसे कहा, तो यहां पर हम आई लिखेंगे, ठीक है, यहां पर हम आई लिखेंगे, में बदल जाएगा माइट में। देखिए कुछ आपको दिमाग का भी यूज करना है, ठीक है। किससे कहा होगा, मुझसे कहा होगा, ठीक है, तो माइट आई का यूज कर देंगे। तो आई माइट स्टैंड फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। अब सिंथेसिस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंथेसिस होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो देखिए सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना, ठीक है, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए फर्स्ट यहां पर हमारा क्वेश्चन है रीता फाउंड हर पेन, ठीक है, यानी कि रीता को उसकी कलम मिल गई। देखिए ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है द पेन वाज लॉस्ट, यानी कि कलम खो गई थी, ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस है। अब यहां पर दो सेंटेंस है, हमें इन दोनों सेंटेंसेस को सिंथेसिस में कन्वर्ट करना है, यानी कि इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, वो भी सिंपल सेंटेंस में, यानी कि जो आपके ब्रैकेट में दिया गया है आपको उसी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स में, कैसे कंपाउंड में, पूरा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे रीता फाउंड हर, ठीक है, लॉस्ट पेन, ठीक है, लॉस्ट पेन। अब देखिए मैंने इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, दोनों सेंटेंस को जोड़ भी दिया और मीनिंग भी नहीं बदला। ऊपर क्या था, रीता को उसकी कलम मिल गई, कलम खो गई थी, ठीक है। नीचे क्या है, रीता को उसकी खोई हुई कलम मिल गई, ठीक है। तो दोनों सेम है, अर्थ इनका सेम है, बट ये आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए रीता फाउंड हर, यहां पर लॉस्ट लिख दीजिए, पेन लिख दीजिए, ये आपका सेंटेंस बन चुका है। तो आपको किसी भी प्रकार से बनाना है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। ऐसे दूसरा देखिए, दूसरा है ही इज इल, यानी कि वह बीमार है। ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जाएगा, ठीक है, वह बीमार है, वह कॉलेज नहीं जाएगा। अब आपको इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे ही विल नॉट गो देयर, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, ठीक है, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, ठीक है। बीच में लगाएंगे बिकॉज, जब हम बिकॉज लगा देंगे, बिकॉज का मतलब क्योंकि, ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज ही इज इल, ठीक है, बिकॉज ही इज इल।
बस ये आपका बन चुका है। देखिए ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जाएगा, बिकॉज क्योंकि ही इज इल, वह बीमार है। ठीक है, तो वह कॉलेज नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। देखिए ऊपर भी यही कहा गया था, नीचे भी यही कहा गया है। आप दूसरे सेंटेंस को पहले लाइए या पहले को दूसरे पर, आपको कुछ भी कर सकते हैं, बट आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये होना चाहिए, मीनिंग सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तीसरा देखिए हमारा है ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। ही इज हार्ड वर्किंग, वह मेहनती है। ठीक है, तो वह बुद्धिमान है, वह मेहनती है। इन दोनों को ऐड करके आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि वह बुद्धिमान और मेहनती है। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या था, वह बुद्धिमान है, वह मेहनती है। नीचे क्या है, वह बुद्धिमान और मेहनती है। सिंपल है। ठीक है, मैंने यहां पर एंड लगाकर दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, ये आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए चौथा है ही वॉज रूइंड बाई गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ। ठीक है, जो जुए होते हैं। तो ही वॉज रूइंड बाई गैम्बलिंग, रूइंड का मतलब होता है बर्बाद होना। ठीक है, तो वह जुए से बर्बाद हो गया था। हिज रूइन वॉज कंप्लीट, यानी कि उसकी बर्बादी पूर्ण थी। ठीक है, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे ही वॉज रूइंड, ही वॉज रूइंड कंप्लीटली। ठीक है, he was ruined completely by gambling, by गैम्बलिंग। ठीक है, ही वॉज रूइंड कंप्लीटली बाय गैम्बलिंग, यानी कि वह जुए से पूरी तरह बर्बाद हो गया था। ऊपर क्या था, वह जुए से बर्बाद हो गया था, उसकी बर्बादी पूर्ण थी। तो नीचे क्या है, वह जुए से पूरी तरह बर्बाद हो गया था। ठीक है, तो ये दोनों का अर्थ सेम है, बट इसको हमने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ हमारा है ही हैज 4 चिल्ड्रन, उसके पास 4 बच्चे हैं। ही हैज टू सपोर्ट देम, उसको उनका सपोर्ट करना है, यानी कि उसको उनका सपोर्ट करना है, किसका, बच्चों का। ठीक है, तो उसके पास 4 बच्चे हैं, उसको उनका सपोर्ट करना है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन। ठीक है, तो हम लिखेंगे ही हैज, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे ही हैज 4 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन टू सपोर्ट, टू सपोर्ट। ठीक है, यहां पर हम इन्फिनिटिव बना देंगे। तो देखिए उसके पास सपोर्ट करने के लिए 4 बच्चे हैं। ठीक है, तो सिंपल है, जो ऊपर कहा गया वही नीचे भी कहा गया, बट ये आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे 6 नंबर देखिए, 6 है सी इज रिच, वह अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। यानी कि सी इज रिच, वह अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम इस तरह बनाएंगे। इसको आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो हम लिखेंगे अल्दो, अल्दो का मतलब यद्यपि। ठीक है, सी इज रिच, सी इज रिच एट का मतलब फिर भी। ठीक है, सी इज नॉट हैप्पी, सी इज नॉट हैप्पी। ठीक है, तो अल्दो सी इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, एट सी इज नॉट हैप्पी, फिर भी वह खुश नहीं है। ठीक है, ऊपर क्या था, वह अमीर है, वह खुश नहीं है। नीचे क्या है, अल्दो सी इज रिच एट सी इज नॉट हैप्पी, यद्यपि वह खुश है, फिर भी वह अमीर नहीं, यद्यपि वह अमीर है, फिर भी वह खुश नहीं है। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसे 7 नंबर देखिए हमारा है ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, ड्रू का मतलब होता है खींचना। ठीक है, ड्रू का मतलब होता है खींचना। तो ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची। ही रश्ड अपॉन द एनिमी, यानी कि उसने वह शत्रु पर लपका। ठीक है, यानी कि उसने शत्रु पर आक्रमण किया। रश्ड अपान का मतलब लपकना, तो वह शत्रु पर लपका तलवार से मारने के लिए। तो इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, हिज sword and rushed upon the enemy, ठीक है, तो he drew his sword and rushed upon the enemy, यानी कि उसने अपनी तलवार खींची और शत्रु पर धावा बोला, यानी कि शत्रु पर हमला किया। ठीक है, शत्रु पर लपका। समझ में आया, तो एंड हमने लगा दिया है।
सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, मैंने खाना खा लिया। ठीक है, आई टुक माई फूड, मैंने अपना खाना खा लिया या ले लिया। ठीक है, यानी कि मुझे भूख लगी थी, मैंने अपना खाना ले लिया। अब आपको इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखिए, पहले लगाएंगे हम बीइंग। बीइंग का मतलब होता है होना। ठीक है, होने पर। बीइंग हंग्री यानी कि भूख लगने पर। ठीक है, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड। ठीक है, यानी कि भूखा होने के कारण मैंने अपना खाना खा लिया या भूख लगने पर मैंने अपना खाना खा लिया। ठीक है, ये आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग एन एसे, मैं एक निबंध लिख रहा था। ठीक है, इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। यानी कि वह मेरे पास आया, मैं एक निबंध लिख रहा था। ठीक है, आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, ही केम टू मी, ही केम टू मी व्हाइल, व्हाइल का मतलब होता है जबकि। ठीक है, आई वॉज राइटिंग एन एसे, ठीक है, इसका मतलब होगा वह मेरे पास तब आया जब मैं निबंध लिख रहा था। ठीक है, ही केम टू मी व्हाइल आई वॉज राइटिंग एन एसे, यानी कि वह मेरे पास तब आया जब मैं एक एसे लिख रहा था, एक निबंध लिख रहा था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, यानी कि लड़कियां वॉलीबॉल खेली। ठीक है, द बॉयज डिड नॉट प्ले, लड़के नहीं खेले। यानी कि लड़कियां वॉलीबॉल खेली और लड़के नहीं खेले। इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो हम बीच में एंड लगा देंगे। देखिए, द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल बट द बॉयज डिड नॉट प्ले। इसका मतलब होगा द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, यानी कि लड़कियां वॉलीबॉल खेली बट द बॉयज डिड नॉट प्ले, लेकिन लड़कों ने नहीं खेला। ठीक है, तो लड़कियां वॉलीबॉल खेली लेकिन लड़कों ने नहीं खेला। इस प्रकार से आपका ये टेंस बन चुका है। ठीक है, आपका ये कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये 10 इंपॉर्टेंट सिंथेसिस अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना, उसको परिवर्तित करना, उसमें परिवर्तन करना। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दे क्लोज शॉप्स एट 9 PM। ठीक है, यानी कि वे 9 बजे दुकान बंद करते हैं। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्या करना होता है, आपको सेंटेंस दिया रहेगा, ब्रैकेट में जो दिया गया है उसी में आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में हमें पैसिव वॉइस दिया गया है, तो इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके कुछ सेंटेंसेस जैसे इसमें मिलेंगे कि आपको ट्रांसफॉर्म तो करना है लेकिन मीनिंग सेम रहना चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चन का मीनिंग है वही आपका मीनिंग यहां पर रहना चाहिए ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी। तो देखिए यहां पर है दे क्लोज शॉप्स एट 9 PM। अब सबसे पहले आपको ये पहचानना है पैसिव वॉइस बनाते समय कि ये कौन सा टेंस है। तो देखिए वे 9 बजे दुकान बंद करते हैं, तो ता है ती है अगर लास्ट में आता है वाक्य के, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपको लिखना होगा, क्या बंद करते हैं, कौन बंद करते हैं, वे, तो ये हो गया सब्जेक्ट। क्या बंद करते हैं, दुकान, तो दुकान हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लिखेंगे शॉप्स, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं किसी भी सेंटेंस का तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो शॉप्स हमने लिखा, द शॉप्स। ठीक है, या आप शॉप्स भी लिख सकते हैं, दे क्लोज शॉप्स एट 9 PM। ठीक है, तो लिखेंगे हम शॉप्स। अब देखिए अगर ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहां पर इज आरएम का यूज होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर शॉप्स के साथ आर लगेगा। ठीक है, तो शॉप्स आर। अब क्लोज का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है, क्योंकि क्लोज है वर्ब, वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो क्लोज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज का CLO या CD। ठीक है, तो आप अच्छे से लिख दीजिएगा। चलिए मैं लिख देता हूं, तो शॉप्स आर क्लोज्ड। ठीक है, अब बाई लगाकर आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो बाई लिखेंगे हम। सब्जेक्ट आपका दे है तो दे के लिए हम यहां पर यूज करेंगे देम। ठीक है, बाई देम। अब लिख देंगे लास्ट में एट 9 AM। ठीक है, एट 9 PM। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन चुका है। देखिए, दे क्लोज शॉप्स एट 9 PM, यानी कि वे 9 बजे दुकान बंद करते हैं। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो शॉप्स लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर हम इज आर एम का यूज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज आर एम का यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसके साथ आर का यूज होगा। क्लोज्ड बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिखेंगे तो बाय देम एट 9 PM। ठीक है, इस प्रकार से आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा है ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस वेट। ठीक है, इसका मतलब होगा कि वह इतना वजन उठाने के लिए बहुत कमजोर है। देखिए, ही इज टू वीक, वह बहुत कमजोर है, टू लिफ्ट दिस वेट यानी कि इस भार को उठाने के लिए, तो वह इतना वजन या इस भार को उठाने के लिए बहुत कमजोर है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, रिप्लेस टू बाय सो, यानी कि इस टू को हटाकर सो को रिप्लेस करना है। हमें टू को हटाकर सो का यूज करना है, तो हम लिखेंगे यहां पर ही इज सो वीक, सो वीक। अब जब हम सो का यूज करेंगे तो यहां पर लिखेंगे दैट, ठीक है, दैट ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, बाकी लिफ्ट दिस वेट लिख देंगे। ठीक है, लिफ्ट दिस वेट। ठीक है, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट। ठीक है, यानी कि जब आप टू को हटाएंगे तो सो का यूज जब आप करेंगे तो वीक लिखना है, फिर दैट लगाकर कैन नॉट का यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने वही किया है, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट, यानी कि वह इतना कमजोर है कि वह यह भार नहीं उठा सकता। ठीक है, ऐसे थर्ड वाला देखिए हमारा है नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज, यानी कि इसका मतलब होगा गुलाब की तरह, गुलाब की तरह प्यारा कोई और फूल नहीं है। देखिए, नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज, यानी कि गुलाब की तरह प्यारा कोई और फूल नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में है। तो हम यहां पर लिखेंगे द रोज, द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, इज द स्वीटेस्ट फ्लावर। ठीक है, यानी कि गुलाब सबसे प्यारा फूल है। ठीक है, द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, यानी कि गुलाब सबसे प्यारा फूल है। तो देखिए, द लिखकर हमने EST लगा दिया स्वीट में, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स, यानी कि अपने चारों तरफ, ठीक है, अपने आसपास सफाई रखें। ठीक है, अपने आसपास साफ रखें। तो इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पहले लेट लिखेंगे हम। ठीक है, लेट, फिर लिखेंगे योर। देखिए, योर सराउंडिंग्स, ठीक है, लेट योर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स। ठीक है, अब यहां पर वी का यूज करेंगे। जब हम इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले लेट का यूज करेंगे, फिर हम योर सराउंडिंग्स, ठीक है, फिर वी का यूज करेंगे। उसके बाद में लिखेंगे केप्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कीप का थर्ड फॉर्म होगा केप्ट। ठीक है, केप्ट क्लीन। ठीक है, केप्ट क्लीन, तो अपने आसपास साफ रखें। ठीक है, तो लेट योर सराउंडिंग्स बी केप्ट क्लीन, इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस बनेगा। पांचवा देखिए, बी शैल बी ब्लेम्ड बाई एवरीबॉडी। ठीक है, यानी कि हम सभी के द्वारा दोषी ठहराए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, ये पैसिव वॉइस दिया गया है, इसको आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कोई जरूरी नहीं है कि एक्टिव वॉइस दिया हो उसे ही हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, ऐसा भी आ सकता है कि पैसिव वॉइस दिया हो उसे हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट हमें करना है। ठीक है, तो देखिए, बी शैल बी ब्लेम्ड बाई एवरीबॉडी, यानी कि हम सभी के द्वारा दोषी ठहराए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, देखिए बाय लगाकर क्या जुड़ा है, सब्जेक्ट, तो यहां पर सब्जेक्ट है एवरीबॉडी। ठीक है, एवरीबॉडी। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, शैल बी का यूज हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर विल का यूज करेंगे। ठीक है, एवरीबॉडी विल ब्लेम। ठीक है, अब बी है तो इसका अस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में हमने बी लिखा है तो अस था, तभी तो यहां पर बी लिखा गया। ठीक है, अब एवरीबॉडी विल ब्लेम्स अस। ठीक है, समझ में आया, ये आपका सही होगा, एवरीबॉडी विल ब्लेम अस। ठीक है, सब हम दोषी होंगे। ठीक है, एवरीबॉडी विल ब्लेम अस। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर हमारा है,
शेक्सपियर विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, यानी कि शेक्सपियर को हमेशा याद किया जाएगा। ठीक है, शेक्सपियर को हमेशा याद किया जाएगा। इसको आपको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, जो ऊपर कहा गया है वही नीचे भी अर्थ होना चाहिए, यानी कि शेक्सपियर को हमेशा याद किया जाएगा। आप इसको इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस में बदलें कि इसका मीनिंग ना बदले। ठीक है, तो लिखेंगे हम शेक्सपियर विल नेवर बी फॉरगॉटन। ठीक है, फॉरगॉटन। ठीक है, यानी कि शेक्सपियर विल नेवर बी फॉरगेटन, इसका मतलब होगा कि शेक्सपियर को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। ऊपर क्या था, शेक्सपियर को हमेशा याद रखा जाएगा, नीचे क्या है, शेक्सपियर को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। ठीक है, तो देखिए दोनों का मीनिंग सेम है, बट इसको हमने निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि यहां पर नेबर का यूज कर दिया गया। ठीक है, शेक्सपियर को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। ठीक है, ऐसे 7 नंबर देखिए हमारा है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, यानी कि अगर इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। इसमें आपको अनलेस का यूज करना है। ठीक है, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, आप मेहनत करते हैं तो आप सफल होंगे। इसमें आपको अनलेस का यूज करना है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए हम लिखेंगे यहां पर हम लिखेंगे यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस, क्योंकि हमें अनलेस का यूज करना है तो हम यहां पर अनलेस का यूज करेंगे। यू वर्क हार्ड, ठीक है, अब अनलेस का मतलब होता क्या है, अनलेस का मतलब होता है जब तक तब तक नहीं। ठीक है, अनलेस का मतलब जब तक तब तक नहीं। तो देखिए यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी कि जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे अनलेस, जब तक तब तक नहीं, यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। ठीक है, तो जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका कन्वर्ट हो गया, हमने अनलेस का यूज कर दिया और मीनिंग भी आपका नहीं बदला। ठीक है, ऐसे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिए हमारा 8वां सेंटेंस है कि राम इज द टैलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि राम कक्षा का सबसे लंबा लड़का है। ठीक है, राम इज द टैलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि राम क्लास का सबसे लंबा लड़का है। ये सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है, इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे नो अदर बॉय इन द क्लास is as tall as राम। ठीक है, यानी कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टैल एज राम, यानी कि क्लास में कोई अन्य लड़का राम जितना लंबा नहीं है। ठीक है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टैल एज राम। अब ये आपका पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखिए, वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंडिया बियर एज ग्रेट एज रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि भारत के बहुत कम कवि रविंद्रनाथ टैगोर जितने महान थे। ठीक है, तो यहां पर आपको इसे सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये पॉजिटिव डिग्री में है। तो हम लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर was one of the greatest poets ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर भारत के महानतम कवियों में से एक थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, यानी कि उसने उसे बेईमान पाया। ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, उसने उसे बेईमान पाया। अब इसको आपको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो हम लिखेंगे ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट। ठीक है,
He did not find him honest, यानी कि उसने उसमें ईमानदारी नहीं पाया। ठीक है, यानी कि उसने उसमें ईमानदारी नहीं पाया। इसका मतलब क्या, उसने उसमें बेईमानी पाया। तो देखिए दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन हमने इस पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको करना होगा। सबसे पहले सिंटैक्स पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सिंटैक्स होता क्या है। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, मतलब सेंटेंसेज में जो कुछ भी मिस्टेक्स हैं, जो कुछ भी गलतियां हैं, उनको आपको सही करना होता है। ठीक है, सिंटैक्स मतलब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि वाक्य संशोधन। ठीक है, जैसे देखिए ये एक सेंटेंस दिया गया है, ही गोएज टू द टेम्पल एट 7 o'clock, यानी कि वह 7 बजे मंदिर जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ गलती है, वही आपको सही करके लिखना है। गलती एक वर्ड का भी हो सकता है, 2 वर्ड का भी हो सकता है, तो आपको समझना है। ठीक है, देखिए हम लिखेंगे ही गोएज टू, अब देखिए टेम्पल के आगे हम दा नहीं लगाएंगे। ठीक है, ही गोएज टू टेम्पल डायरेक्टली लिख देंगे, टेम्पल एट 7 o'clock, 7 o'clock। तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा गलती था, थोड़ी सी गलती थी कि टेम्पल के आगे हमें दा का यूज नहीं करना है। तो ही गोएज टू टेम्पल एट 7 o'clock, यानी कि वह 7 बजे मंदिर जाता है। ठीक है, बस इतनी सी ही गलती यहां पर थी। समझ में आया? ऐसे मैं आपको 14 क्वेश्चन बताऊंगा। 14 क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन सी इसमें मिस्टेक्स हैं, कैसे हमें सही करना है। देखिए अगला है, ही इज इन द डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है कर्ज। ठीक है, तो वह कर्ज में है, यानी कि उसने कर्जा लिया है। ठीक है, तो ही इज इन द डेप्ट, वह कर्ज में है। तो इसमें क्या गलती है, ही इज इन डेप्ट के आगे हम दा का यूज नहीं करेंगे, तो ही इज इन डेप्ट्स। ठीक है, ही इज इन डेप्ट्स, यानी कि वह कर्ज में है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे थर्ड देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, ही डाइड फ्रॉम फीवर, यानी कि वह बुखार से मर गया। ठीक है, वह बुखार से मर गया। तो देखिए यहां पर क्या गलती है, देखिए डाइड के साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है, से की अंग्रेजी के लिए। ठीक है, तो यहां पर फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, तो ही डाइड ऑफ फीवर। ठीक है, अब फीवर के स्थान पर कॉलरा भी आ सकता है, मलेरिया भी आ सकता है, टाइफाइड भी आ सकता है, बट आपको डाइड के साथ ऑफ का यूज करना है। ऐसा भी आ सकता है कि ही डाइड फ्रॉम मलेरिया, तो आपको ही डाइड ऑफ मलेरिया लिख देना है। ठीक है, तो वैसे यहां पर है ही डाइड फ्रॉम फीवर, तो यहां पर आपको लिखना है ही डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गया। ठीक है, तो डाइड के साथ ऑफ का यूज आपको करना है। ऐसे 4th नंबर देखिए, 4th है द कार इज पार्कड ऑन द गेट, यानी कि कार गेट पर खड़ी है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सी गलती है, तो लिखेंगे द कार इज पार्कड। ठीक है, इज पार्कड। अब गेट के साथ हम एट का यूज करेंगे, एट द गेट। ठीक है, एट द गेट, यानी कि कार गेट पर खड़ी है, तो पार्क के साथ हम एट का यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो एट आपको यूज करना है, ना कि ऑन। ठीक है, इतनी सी गलती थी। तो ऐसे ही आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेज को सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा सिंटैक्स को सॉल्व करना है, तभी आपकी प्रैक्टिस बन पाएगी और आप आसानी से सिंटैक्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस देखने होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे, तभी आपका प्रैक्टिस बनेगा। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 5th क्वेश्चन हमारा है कि द पिक्चर वाज हैंग्ड ऑन द वॉल, यानी कि पिक्चर दीवार पर लटकी हुई थी। ठीक है, देखिए पिक्चर वाज हैंग्ड ऑन द वॉल, यानी कि जो पिक्चर है, चित्र है, वो दीवार पर लटकाई हुई थी। ठीक है, तो इसमें गलती क्या है, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये समझ ही गए होंगे कि यहां पर ये पैसिव वॉइस है। देखिए वाज लगा है। ठीक है, द पिक्चर वाज हैंग्ड, वाज के साथ वर्ब का 3rd फॉर्म लगा, यानी कि इसको आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस यहां पर बनाया गया है। ठीक है, समझ में आया? किसने लटकाई थी पता नहीं है, और पिक्चर दीवार पर लटकी हुई थी, किसने लटकाई थी, सब्जेक्ट इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द पिक्चर वाज। अब देखिए इसमें थोड़ी सी गलती है, हैंग का 3rd फॉर्म होता है हंग। ठीक है, बट यहां पर हैंग्ड लिखा गया है। देखिए हैंग का 3rd फॉर्म होता है हंग्ड। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर ये होगा ऑन द वॉल, बाकी आपका सही है। ठीक है, ऑन द वॉल, तो द पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल। देखिए हैंग का 3rd फॉर्म हंग होता है, हैंग्ड नहीं, तो आपको ये भी देखना है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपको देखनी है। ऐसे 6 नंबर देखिए, तो शायद आप लोगों को पता हो। देखिए मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट, यानी कि मैथमेटिक एक सरल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें गलती क्या है, देखिए स्टूडेंट, मैथमेटिक एक सब्जेक्ट है,
ये प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, तो इसके साथ हम आर का यूज नहीं करेंगे, हम इज का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सिंगुलर है। ऐसे फिजिक्स दे दिया गया तब भी आप लोग लिख देंगे एस देखकर। यस देखकर आपको नहीं लिखना, आपको ये समझना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अब फिजिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट, तो आप लोग यहां पर इज आपको कर देना है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, एन इजी सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये आपका सही है, समझ में आया। अच्छा 7 नंबर देखिए, हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस, यानी कि कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। ठीक है, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। इसमें गलती क्या है देखिए, हम लिखेंगे हार्ड वर्क इज की, फॉर के स्थान पर हम टू का यूज करेंगे, टू सक्सेस, तो हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, यानी कि कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो यहां पर फॉर के स्थान पर हम टू का यूज करेंगे, इतनी सी गलती थी। ठीक है, ऐसे 8 नंबर देखिए हमारा है, बी मस्ट हेल्प पुअर्स, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इसमें गलती क्या है देखिए, हम लिखेंगे वी मस्ट हेल्प द पुअर, पुअर के स्थान पर हम द पुअर लिख देंगे। ठीक है, ये आपका सही है, बी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अब ये आपका सही है। ठीक है, तो हेल्प के साथ आपको द का यूज करना है, पुअर्स में से यस को हटा देना है, तो बी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो इतनी सी गलती थी आप में। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर देखिए, ही वॉज एंग्री अपॉन मी, वह मुझसे नाराज था। ठीक है, ही वॉज एंग्री अपॉन मी, वह मुझसे नाराज था। इसमें क्या गलती है, आप लिखिए ही वॉज एंग्री, अपॉन नहीं, एंग्री के साथ हम विथ का यूज करते हैं। ठीक है, विथ मी, तो वह मुझसे नाराज था, ही वॉज एंग्री विथ मी, तो यहां पर अपॉन के स्थान पर आपको विथ का यूज करना है। ठीक है, तो यही सब गलतियां छोटी छोटी होती है, जैसे डाइड के साथ आपको ऑफ का यूज करना है, एंग्री के साथ विथ का यूज करना है, लॉफ के साथ एट का यूज करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यूज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मेन वर्क बिकॉज दे मे अर्न ये लिविंग, यानी कि आदमी काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि दे मे अर्न ये लिविंग, वे अपना जीविका कमा सकें, यानी कि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें, अपनी जीविका कमा सकें। तो देखिए यहां पर क्या गलती है, मेन वर्क लिखेंगे, मेन वर्क। अब देखिए बिकॉज आपको नहीं लगाना है, क्योंकि सो दैट यहां पर लिखना है, सो दैट का मतलब होता है ताकि। ठीक है, तो मेन वर्क सो दैट दे में अर्न ये लिविंग, अर्न ये लिविंग। ठीक है, तो आदमी काम करते हैं, मनुष्य काम करते हैं ताकि वे अपनी जीविका कमा सकें। दे में अर्न ये लिविंग, वे अपनी जीविका कमा सकें और अपना गुजारा कर सकें। ठीक है, तो मेन वर्क सो दैट, यहां पर बिकॉज के स्थान पर सो दैट का यूज करना है। ठीक है, ऐसे 11 नंबर देखिए, सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूर्व में निकलता है। ठीक है, इसमें गलती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, सन के आगे दा लगेगा, तो द सन। ठीक है, राइजेस इन ईस्ट के आगे भी दा लगेगा, तो इन द ईस्ट। ठीक है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूर्व में निकलता है। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ही टोल्ड मी दैट ही विल गो देयर, यानी कि उसने मुझे बताया कि वह वहां जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही विल गो देयर, इसमें क्या गलती है देखिए, ही टोल्ड मी, देखिए आपका इनडायरेक्ट स्पीच बना है, सेड टू के स्थान पर हमने टोल्ड का यूज किया है, तो आप लोगों को सही लिखना है दैट ही। अब आपको पता है कि जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो विल वुड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां पर वुड रहेगा। ठीक है, वुड गो देयर, बस इतना सा गलती था यहां पर। देखिए हमने टोल्ड का यूज किया, मी का यूज किया, दैट का भी यूज किया, तो विल के स्थान पर हम वुड का यूज करेंगे, सिंपल है। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो देयर, समझ में आया, इस प्रकार से आपको बनाना है। 13 नंबर देखिए, दिस फूड टेस्ट स्वीटली, यानी कि यह भोजन मीठा लगता है। ठीक है, दिस फूड टेस्ट स्वीटली, इसमें गलती क्या है देखिए, यहां पर हम लिखेंगे दिस फूड टेस्ट स्वीट। ठीक है, स्वीटली हम नहीं लिखेंगे, स्वीट लिखेंगे, यानी कि यह भोजन मीठा लगता है या यह भोजन मीठी लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर,
कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, यानी कि कालिदास भारत के महानतम कवियों में से एक हैं। इसमें क्या गलती है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। देखिए लिखेंगे कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। देखिए मैंने कहा था एक वर्ड की गलती भी हो सकती है, तो देखिए यहां पर पोएट के स्थान पर आपको पोएट्स लिखना है, यानी कि पोएट में यस लगा देना, बस इतनी सी गलती थी ऑफ इंडिया, बाकी आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, देखिए हिंदी देखिए, कालिदास भारत के महानतम कवियों में से एक है। अब जब कवियों कहा गया तो आपको पोएट्स लिखना है, यानी कि कई कवि हैं, तो ये आपका सही होगा। ठीक है, कालिदास भारत के महानतम कवियों में से एक हैं। तो देखिए यहां पर मैंने आपको 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंटैक्स बताए। आई होप कि आपको ये 14 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा समय निकालकर इन 30 एंटोनिम्स को पढ़ लें, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि ये एंटोनिम्स आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? एंटोनिम्स पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एंटोनिम्स का मतलब होता क्या है। देखिए एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। ठीक है, एंटोनिम्स का मतलब विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। ठीक है, जैसे आपका ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एंटोनिम्स। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पता थे, और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए वर्ड इधर मैंने लिखा है, एंटोनिम्स मैं इधर लिखूंगा, हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। तो देखिए जैसे फर्स्ट है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा डिपार्ट। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिपार्ट या लीव। ठीक है, देखिए डिपार्ट या लीव। डिपार्ट या लीव का मतलब होता है निकलना या प्रस्थान करना। तो देखिए अराइव का मतलब पहुंचना, डिपार्ट या लीव का मतलब निकलना। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, यानी कि विपरीत अर्थ हैं इनके। देखिए निकलना और प्रस्थान करना या निकलना। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। ऐसे देखिए सेकंड है हमारा बारबेरिक। ठीक है, बारबेरिक का मतलब होता है असभ्य। बारबेरिक का मतलब असभ्य, जिसके पास सभ्यता ना हो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सिविल, या आप लिख सकते हैं मैनर्ड। ठीक है, सिविल या मैनर्ड का मतलब होता है सभ्य। तो देखिए बारबेरिक का मतलब असभ्य, सिविल या मैनर्ड का मतलब सभ्य। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। तो ऐसे ही आपको एंटोनिम्स लिखना है। ठीक है, ऐसे थर्ड देखिए, थर्ड है हमारा ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा ग्रूम। ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, या आप लिख सकते हैं ब्राइड ग्रूम। ठीक है, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। ठीक है, तो ब्राइड का मतलब दुल्हन और ग्रूम और ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। ठीक है, चौथा हमारा है कंसर्ड। कंसर्ड का मतलब होता है समझौता। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिस्कर्ड, या आप लिख सकते हैं कंटेंशन। ठीक है, डिस्कर्ड या कंटेंशन का मतलब होता है विवाद। ठीक है, तो कंसर्ड का मतलब समझौता, डिस्कर्ड या कंटेंशन का मतलब विवाद या झगड़े की जड़। ठीक है, तो ये आपका एक दूसरे का एंटोनिम होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको समझना है, एक एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन। पांचवा देखिए हमारा है डिपोजिट। डिपोजिट का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट का मतलब होता है जमा। ठीक है, जैसे आप लोग डिपॉजिट करते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? तो सिंपल है विड्रॉ। ठीक है, क्या होगा? विथड्रॉल। ठीक है, विथड्रॉल का मतलब क्या होता है? निकासी, या आप लिख सकते हैं डेबिट का मतलब भी होता है निकासी। तो देखिए डिपॉजिट का मतलब जमा करना, विथड्रॉल या डिपॉजिट का मतलब निकालना। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। ऐसे 6 नंबर देखिए डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टैटिक का मतलब स्थिर, जो रुकी हुई हो। ठीक है, और हो जाएगा फिक्स्ड। तो डायनेमिक का मतलब गतिशील, स्टैटिक या फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? स्थिर। ठीक है, जो स्थिर हो। 7 नंबर हमारा है कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल। ठीक है, जैसे आप लोग कन्वेक्स दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉनकेव का मतलब होता है अवतल। ठीक है, तो कन्वेक्स का एंटोनिम होगा कॉनकेव। ठीक है, कन्वेक्स का मतलब
उत्तल और कॉनकेव का मतलब अवतल। ठीक है, ऐसे ही आपको समझना है। 8 नंबर देखिए हमारा है फॉल्स। फॉल्स का मतलब तो आप सभी को पता है गलत। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ट्रू। ट्रू का मतलब सही। ठीक है, ट्रू का मतलब क्या होगा, सच्चा या सही। ठीक है, या आप लिख सकते हैं जेन्यून। जेन्यून, ठीक है, इनका मतलब होता है सच्चा या सही। तो फॉल्स का मतलब गलत, ट्रू या जेन्यून का मतलब सही। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ऐसे देखिए 9 नंबर हमारा है फ्री। फ्री का मतलब होता है आजाद। ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्लेव। स्लेव का मतलब क्या होता है, गुलाम, या बॉन्डेज भी आप लिख सकते हैं। बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब भी होता है गुलाम। ठीक है, तो फ्री का मतलब आजाद, स्लेव और बॉन्डेज का मतलब गुलाम। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ऐसे ही आपको एक एक एंटोनिम समझना है, तभी आपके समझ में आएगा। ऐसे 10 नंबर देखिए, तो देखिए 10 नंबर हमारा है इनहेल। इनहेल का मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, इनहेल का मतलब सांस लेना, तो इसका हो जाएगा एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है सांस छोड़ना। तो इनहेल का मतलब सांस लेना और एक्सेल का मतलब सांस छोड़ना, या आप इसका लिख सकते हैं ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट। ठीक है, इसका मतलब भी होता है सांस छोड़ना। तो इनहेल का मतलब सांस लेना, एक्सेल का मतलब सांस छोड़ना। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे, विपरीतार्थक शब्द होंगे या एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर हमारा है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो इसका क्या हो जाएगा, इनजस्टिस। इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब अन्याय। ठीक है, तो जस्टिस का मतलब न्याय, इनजस्टिस का मतलब अन्याय। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। 12 नंबर हमारा है लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है शिक्षित। तो इसका हो जाएगा इलिटरेट। ठीक है, इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अशिक्षित, या अनएजुकेटेड भी आप लिख सकते हैं, अनएजुकेटेड। ठीक है, तो लिटरेट का मतलब शिक्षित, इलिटरेट और अनएजुकेटेड का मतलब अशिक्षित। ठीक है, तो ये आपका एक दूसरे का एंटोनिम्स होगा। 13 नंबर देखिए हमारा है मास्कुलाइन। मास्कुलाइन का मतलब होता है पुरुषत्व। ठीक है, पुरुषत्व यानी कि जो पुरुष होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फेमिनाइन। फेमिनाइन, फेमिनाइन का मतलब होता है नारित्व। ठीक है, तो मास्कुलाइन का मतलब पुरुषत्व और फेमिनाइन का मतलब नारित्व। ठीक है, ऐसे 14 नंबर देखिए ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, कोई चीज सामान्य हो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है खास, या आप लिख सकते हैं प्रिवाइलेज्ड। ठीक है, प्रिवाइलेज्ड का मतलब भी होता है खास। तो स्पेशल और प्रिवाइलेज्ड का मतलब खास। तो देखिए ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य और स्पेशल और प्रिवाइलेज्ड का मतलब होता है खास। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ऐसे 15 नंबर देखिए हमारा है पॉइजन। पॉइजन का मतलब होता है जहर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्टेरिलिटी। ठीक है, स्टेरिलिटी का मतलब होता है अमृत, या आप लिख सकते हैं एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब भी होता है अमृत। ठीक है, तो पॉइजन का मतलब जहर और स्टेरिलिटी और एंटीडोट का मतलब अमृत। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ऐसे 16 नंबर देखिए हमारा है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। ठीक है, तो इसका क्या होगा बताइए, इसका हो जाएगा चीटर। चीटर का मतलब धोखेबाज। ठीक है, चीटर का मतलब क्या होगा, धोखेबाज, या आप लिख सकते हैं ब्लफर। ब्लफर, ब्लफर का मतलब भी होता है धोखेबाज। तो देखिए रिलायबल का मतलब भरोसेमंद, चीटर और ब्लफर का मतलब धोखेबाज। ठीक है, तो ये आपका एक दूसरे का एंटोनिम्स होगा। ऐसे 17 नंबर देखिए वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, वर्च्यू का मतलब होता है गुण। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाइस। ठीक है, वाइस, या आप एक और लिख सकते हैं ड्रॉबैक। ड्रॉबैक और वाइस का मतलब होता है कमी। तो देखिए वर्च्यू का मतलब गुण, वाइस और ड्रॉबैक का मतलब कमी। ठीक है, या अवगुण। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ऐसे 18 नंबर देखिए, 18 नंबर हमारा है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक। ठीक है, यानी कि खुद की इच्छा से। तो देखिए इसका हो जाएगा फोर्स्ड। देखिए मैं हार्ड लेवल का थोड़ा बता रहा हूं क्योंकि यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, या आप लिख सकते हैं कंपल्सिव। कंपल्सिव इसका मतलब होता है मजबूर। तो देखिए वॉलेंटरी का मतलब ऐच्छिक और फोर्स्ड और कंपल्सिव का मतलब होता है मजबूर। ठीक है, इसका मतलब अपनी इच्छा से, इसका मतलब मजबूरी बस। ठीक है, 19 नंबर हमारा क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है बताइए, क्वालिफाई का मतलब होता है योग्य होना। ठीक है, योग्य होना। तो इसका हो जाएगा डिसक्वालीफाई। डिसक्वालीफाई। ठीक है, डिसक्वालीफाई का मतलब अयोग्य होना। ठीक है, तो क्वालिफाई का मतलब योग्य होना, डिसक्वालीफाई का मतलब अयोग्य होना। ठीक है, अच्छा 20 नंबर हमारा है टाई। टाई का मतलब होता है बांधना। तो इसका हो जाएगा अनटाई। अनटाई, अनटाई का मतलब होता है खोलना। तो टाई का मतलब बांधना, अनटाई का मतलब खोलना। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ऐसे 21 नंबर देखिए,
21 नंबर हमारा है फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, ठीक है, तो इसका हो जाएगा अनफैमिलियर। अनफैमिलियर, अनफैमिलियर का मतलब अपरिचित, ठीक है, तो फैमिलियर का मतलब परिचित, अनफैमिलियर का मतलब अपरिचित। 22 नंबर हमारा है करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है शुद्ध या सही, ठीक है, इसका हो जाएगा इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का मतलब होता है अशुद्ध, ठीक है, समझ में आया। तो करेक्ट का मतलब शुद्ध, इनकरेक्ट का मतलब अशुद्ध, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर हमारा है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिसएग्री। डिसएग्री, डिसएग्री का मतलब होता है असहमत होना, तो एग्री का मतलब सहमत होना, डिसएग्री का मतलब असहमत होना, ठीक है, समझ में आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। 24 नंबर देखिए हमारा शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ब्लंट। ब्लंट, या आप इसका लिख सकते हैं डल, ठीक है, डल। तो देखिए फार्प का मतलब होता है तेज, और ब्लंट और डल का मतलब होता है कुंद, ठीक है, जो तेज ना हो। ऐसे 25 नंबर देखिए हमारा है। 25 नंबर है रॉ। रॉ माने होता है कच्चा, ठीक है, जैसे रॉ मैंगो, कच्चा आम, ठीक है, तो रॉ का मतलब होता है कच्चा, तो इसका क्या हो जाएगा राइप। राइप का मतलब होता है पका हुआ, या आप लिख सकते हैं टेस्टफुल। टेस्टफुल, टेस्टफुल का मतलब भी होता है पका हुआ, ठीक है, तो रॉ का मतलब कच्चा, राइप और टेस्टफुल का मतलब पका हुआ, ठीक है। ऐसे 26 नंबर हमारा है। 26 नंबर है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है समान, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा अनइक्वल। अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब असमान, तो इक्वल का मतलब समान, अनइक्वल का मतलब असमान, ठीक है। अभी 27 नंबर हमारा है एबल। एबल का मतलब होता है योग्य, ठीक है, तो इसका हो जाएगा अनेबल। अनेबल का मतलब अयोग्य, ठीक है, तो एबल का मतलब योग्य, अनेबल का मतलब अयोग्य, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ऐसे 28 नंबर देखिए। 28 नंबर हमारा है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी या बाह्य, ठीक है, तो इसका हो जाएगा इंटीरियर। इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक, ठीक है, तो एक्सटीरियर का मतलब बाहरी या बाह्य, इंटीरियर का मतलब आंतरिक, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। अच्छा 29 नंबर देखिए बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक, तो इसका हो जाएगा हार्मफुल, ये तो सभी को पता है, ठीक है, हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, ठीक है, तो बेनिफिशियल का मतलब लाभदायक, हार्मफुल का मतलब हानिकारक, ठीक है। ऐसे देखिए 30 नंबर और लास्ट नंबर हमारा है डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है मांग, तो इसका हो जाएगा सप्लाई। सप्लाई, सप्लाई का मतलब आपूर्ति, ठीक है, तो डिमांड का मतलब मांग, सप्लाई का मतलब पूर्ति, ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। आई होप कि आपको ये 30 एंटोनिम अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है कि आंसर इन द कमेंट बॉक्स आपको दीजिए कि डिजीज का एंटोनिम्स क्या होगा। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ डिजीज। अब डिजीज का मतलब तो आपको पता है रोग होता है, ठीक है, इसका एंटोनिम्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट डिजीज का सही आंसर बता पाते हैं, सही एंटोनिम बता पाते हैं। देखिए इधर मैंने वर्ड लिखा है, इधर सिनोनिम्स लिखा है, ठीक है। जैसे देखिए सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है। सिनोनिम्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिनोनिम्स का अर्थ होता क्या। देखिए सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, ठीक है, जिनके अर्थ समान हो। जैसे देखिए फर्स्ट हमारा है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा लीव, ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा लीव या फॉर सेक। लीव और फॉर सेक, इसका मतलब भी होता है त्यागना, यानी कि एब्डिकेट का मतलब भी त्यागना, लीव का मतलब भी त्यागना, और फॉर सेक का मतलब भी त्यागना, ठीक है। तो ये देखिए वर्ड तो अलग अलग है लेकिन इनके अर्थ समान है, तो इसे हम लोग समानार्थी शब्द कहते हैं और इंग्लिश में सिनोनिम्स, ठीक है। तो जैसे एब्डिकेट का सिनोनिम क्या होगा, लीव और फॉर सेक, आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, ठीक है, इनका मतलब भी होता है त्यागना। दूसरा देखिए हमारा है एड। एड का मतलब होता है सहायता, ठीक है, एड का मतलब क्या होता है सहायता या मदद, ठीक है। तो बताइए हेल्प का मतलब क्या होता है। हेल्प का मतलब भी होता है सहायता या मदद। तो देखिए दोनों वर्ड अलग अलग है, बस इनके अर्थ समान है, ठीक है, तो इसे ही हम कहेंगे सिनोनिम्स। तो एड का सिनोनिम होगा हेल्प, या हेल्प का पूछा जाए तो आप एड लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे थर्ड देखिए हमारा है अटेन। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्वायर। एक्वायर, एक्वायर का मतलब भी प्राप्त करना, और अचीव, अचीव तो शायद आप लोगों को पता ही हो, ठीक है, अचीव का मतलब भी होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो अटेन का सिनोनिम क्या होगा, एक्वायर या अचीव, ठीक है, इनका मतलब भी होता है प्राप्त करना। ऐसे फोर्थ नंबर देखिए हमारा है बेन। बेन का मतलब होता है अभिशाप या श्राप, ठीक है, तो इसका हो जाएगा कर्स।
कर्स या हार्म, इसका मतलब भी होता है अभिशाप। ठीक है, तो बेन का मतलब भी अभिशाप और कर्स और हार्म का मतलब भी अभिशाप। अच्छा, फिफ्थ नंबर देखिए हमारा है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ। तो बताइए प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब भी होता है लाभ। ठीक है, या एक और आप लिख सकते हैं गेन। गेन का मतलब भी लाभ होता है। ठीक है, तो बेनिफिट का मतलब भी लाभ, प्रॉफिट और गेन का मतलब भी लाभ। ठीक है, आपने कहीं जगह सुना होगा कि मुझे कितना बेनिफिट मिला, कितना प्रॉफिट मिला, तो ये दोनों एक ही शब्द हैं, इनके वर्ड, इसके मीनिंग सेम है। ठीक है, वर्ड अलग अलग है। अच्छा, सिक्स देखिए हमारा है बिल्ड। बिल्ड का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से आप एक एक क्वेश्चन समझिएगा तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना। ठीक है, तो इसका देखिए मेक, मेक का मतलब भी होता है बनाना। ठीक है, या आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब भी बनाना, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम कहीं हो रहा है, बनाने का काम, तो बिल्ड का मतलब बनाना, मेक और कंस्ट्रक्ट का मतलब भी होता है बनाना। ठीक है, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। सेवन नंबर हमारा है कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हाइड। हाइड का मतलब भी होता है छिपाना। ठीक है, या आप लिख सकते हैं डिस्ग्यूज। डिस्ग्यूज का मतलब भी होता है छिपाना। ठीक है, तो कंसील का मतलब भी छिपाना, हाइड का मतलब भी छिपाना होता है। ठीक है, तो ये कंसील का सिनोनिम्स होगा। ठीक है, एट नंबर देखिए हमारा है कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब क्या होता है? तबाही। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डाइजेस्टर। डाइजेस्टर, ठीक है, डाइजेस्टर का मतलब भी होता है तबाही। ठीक है, या आप लिख सकते हैं मिसैप। मिसैप का मतलब भी होता है तबाही। ठीक है, तो कैलामिटी का मतलब तबाही, डाइजेस्टर और मिसैप का मतलब भी तबाही। तो ये इस कैलामिटी का सिनोनिम्स होगा ये दोनों। ठीक है, नाइन नंबर देखिए हमारा है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, किसी चीज में कंट्रीब्यूट करना यानी कि योगदान करना। ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा हेल्प। हेल्प का मतलब सहायता करना या योगदान करना। ठीक है, गिव, गिव का मतलब भी होता है देना, तो ये कंट्रीब्यूट का सिनोनिम्स होगा। ठीक है, फिर 10 नंबर देखिए हमारा चैंपियन। चैंपियन का मतलब होता है विजेता। तो बताइए विनर का मतलब क्या होता है? विनर का मतलब भी होता है विजेता। ठीक है, या आप लिख सकते हैं विक्टर। विक्टर का मतलब भी होता है विजेता। तो चैंपियन का मतलब विजेता, विनर और विक्टर का मतलब भी विजेता। ठीक है, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 11 नंबर हमारा है क्राइम। क्राइम का मतलब होता है अपराध या पाप। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सिन। सिन का मतलब भी अपराध या पाप। ठीक है, या आप लिख सकते हैं वाइस। वाइस का मतलब भी अपराध या पाप। तो देखिए क्राइम का मतलब अपराध, सिन और वाइस का मतलब भी अपराध। ठीक है, अच्छा 12 नंबर देखिए। 12 नंबर हमारा है कंक्योर। कंक्योर का मतलब होता है जीतना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा विन, और आप लिख सकते हैं ट्रिम्फ। ट्रिम्फ, इसका मतलब भी होता है जीतना। ठीक है, तो कंक्योर का मतलब जीतना, विन का मतलब भी जीतना और ट्रिम्फ का मतलब भी जीतना। तो कंक्योर का सिनोनिम क्या होगा? विन या ट्रिम्फ। ठीक है, दोनों में से आप लिख सकते हैं किसी को भी। 13 नंबर है कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है अत्यधिक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एम्पल। एम्पल का मतलब भी होता है अत्यधिक, या आप लिख सकते हैं प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है अत्यधिक। ठीक है, तो कॉपियस का मतलब भी अत्यधिक, एम्पल और प्लेंटीफुल का मतलब भी अत्यधिक। ठीक है, तो ये कॉपियस के सिनोनिम्स होंगे। 14 नंबर हमारा है कनिंग। कनिंग का मतलब क्या होता है? शरारती। ठीक है, या चालाक, तो इसका हो जाएगा क्राफ्टी। क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब भी होता है चालाक या शरारती, और ट्रिकी का मतलब भी होता है चालाक या शरारती। ठीक है, तो कनिंग का मतलब शरारती, क्राफ्टी और ट्रिकी का मतलब भी शरारती। 15 नंबर हमारा है डाइजेस्टर। डाइजेस्टर का मतलब मैंने आपको बताया तबाही या आपदा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कैलामिटी। कैलामिटी, या आप लिख सकते हैं एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, ठीक है, तो डाइजेस्टर का मतलब आपदा या तबाही, कैलामिटी और एडवर्सिटी का मतलब भी आपदा या तबाही। ठीक है, तो ये डाइजेस्टर का सिनोनिम्स होगा। 16 नंबर हमारा है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब भी होता है खुशी। ठीक है, या आप एक और लिख सकते हैं जील। जील का मतलब भी होता है खुशी। तो देखिए डिलाइट का मतलब भी खुशी, हैप्पीनेस और जील का मतलब भी खुशी। ठीक है, तो ये डिलाइट का सिनोनिम्स होगा। 17 नंबर हमारा है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है, तो इसका हो जाएगा गोल। गोल का मतलब भी लक्ष्य होता है। एम, एम का मतलब भी लक्ष्य होता है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन का सिनोनिम होगा गोल एंड एम। ठीक है, 18 नंबर हमारा है डाउट। डाउट का मतलब होता है शक। ठीक है, तो सस्पेंस का मतलब भी शक होता है। सस्पेंस, ठीक है, सस्पेंस का मतलब भी शक या सस्पिशियन हो जाएगा। ठीक है, सस
सस्पिशियन, सस्पिशियन का मतलब भी शक, तो डाउट का मतलब शक या संदेह, सस्पेंस और सस्पिशियन का मतलब भी संदेह या शक, ठीक है। 19 नंबर हमारा है एरर। एरर का मतलब होता है गलती, ठीक है। तो देखिए मिस्टेक का मतलब भी गलती होता है, मिस्टेक लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं फॉली, इसका मतलब भी होता है गलती, ठीक है। 20 नंबर हमारा है इफर्ट। इफर्ट का मतलब क्या होता है प्रयास, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ट्राई, ट्राई का मतलब भी प्रयास होता है, ठीक है। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब भी प्रयास, ठीक है। तो इफर्ट का मतलब प्रयास, ट्राई और अटेम्प्ट का मतलब भी प्रयास, तो ये इफर्ट का सिनोनिम्स होगा। 21 नंबर हमारा देखिए है क्वेश्चन एंथ्यूजिज्म, ठीक है। एंथ्यूसिज्म का मतलब होता है उत्साह, तो देखिए जील का मतलब भी उत्साह होता है, या आप लिख सकते हैं स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब भी उत्साह, ठीक है। तो ये एंथ्यूजिज्म का सिनोनिम्स होगा। 22 नंबर हमारा है इनॉर्मस। देखिए 22 नंबर जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब विशाल या बड़ा, ठीक है। तो देखिए ह्यूज का मतलब भी होता है विशाल या बड़ा, ह्यूज शॉर्ट, ठीक है। ट्रेमेंडस भी आप लिख सकते हैं, ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का मतलब भी होता है विशाल या बड़ा, ठीक है। तो इनॉर्मस का मतलब भी विशाल या बड़ा, ह्यूज और ट्रेमेंडस का मतलब भी विशाल या बड़ा। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है कष्ट, ठीक है, या दुख, तो इसका हो जाएगा सॉरो। सॉरो का मतलब भी कष्ट या दुख होता है। पेन भी आप लिख सकते हैं, पेन का मतलब भी कष्ट या दुख, ठीक है। तो ग्रीफ का मतलब कष्ट या दुख, सॉरो और पेन का मतलब भी कष्ट या दुख, ठीक है। तो ये ग्रीफ का सिनोनिम्स होगा। 24 नंबर हमारा है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, ठीक है। तो इसका हो जाएगा चीयरफुल, चीयरफुल, ठीक है। या एक और आप लिख सकते हैं हैप्पी का जीलफुल, जीलफुल, ठीक है। तो हैप्पी मतलब खुश, चीयरफुल और जीलफुल का मतलब भी खुश, ठीक है। तो ये आपका हैप्पी का सिनोनिम्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत, ठीक है। तो इसका हो जाएगा रूटीन। देखिए रूटीन का मतलब भी आदत होता है, ठीक है, रूटीन, या आप लिख सकते हैं एक और एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब भी आदत होता है, ठीक है। तो हैबिट का मतलब भी आदत, रूटीन और एडिक्शन का मतलब भी आदत। 26 नंबर हमारा है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा प्राउड। प्राउड का मतलब भी होता है घमंडी, ठीक है। या एक और आप लिख सकते हैं प्राउड के साथ साथ एरोगेंट, ठीक है, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब भी होता है घमंडी। तो हॉटी का मतलब भी घमंडी, प्राउड और एरोगेंट का मतलब भी घमंडी। 27 नंबर हमारा है आइडियल। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मॉडल। मॉडल का मतलब भी आदर्श या स्टैंडर्ड आप लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है। इसका मतलब भी होता है आदर्श। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक है। तो इसका हो जाएगा जेंटल। जेंटल का मतलब भी दयालु, या आप लिख सकते हैं मर्सीफुल। मर्सीफुल का मतलब भी दयालु, ठीक है। तो काइंड का मतलब भी दयालु, जेंटल और मर्सीफुल का मतलब भी दयालु, यानी कि ये दोनों काइंड के सिनोनिम्स होंगे। ऐसे उल्टा अगर पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आपसे जेंटल का पूछ लिया गया तो आप काइंड लिख सकते हैं, ठीक है। मर्सीफुल का पूछ लिया गया तो आप जेंटल और काइंड दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर 29 नंबर देखिए हमारा है लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आइडल। आइडल का मतलब भी आलसी, या एक और आप लिख सकते हैं आइडल के साथ, ठीक है, इनएक्टिव। इनएक्टिव यानी कि जो एक्टिव ना हो, जो दुस्त चुस्त ना हो, उसे भी हम लोग आलसी कहते हैं, ठीक है। तो इनएक्टिव और आइडल आप लिख सकते हैं लेजी का सिनोनिम्स, ठीक है, आलसी। 30 नंबर हमारा है मार्वल। मार्वल का मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है। तो देखिए इसका हो जाएगा वंडर। वंडर का मतलब भी आश्चर्य, आप लिख सकते हैं सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब भी आश्चर्य, ठीक है। तो मार्वल का मतलब आश्चर्य, वंडर और सरप्राइज का मतलब भी आश्चर्य। 31 नंबर हमारा है प्रीकेरियस। प्रीसेरियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खतरनाक, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा डेंजरस। डेंजरस का मतलब भी खतरनाक, ठीक है। या आप लिख सकते हैं रिस्की। रिस्की का मतलब भी खतरनाक, तो प्रीसेरियस का हो जाएगा डेंजरस एंड रिस्की, ठीक है। 32 नंबर हमारा है रीनोन। रीनोन का मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फेमस। देखिए फेमस का मतलब भी प्रसिद्ध होता है, ठीक है। फेमस लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस इसका मतलब भी होता है प्रसिद्ध, ठीक है। तो रीनोन का मतलब प्रसिद्ध, फेमस और प्रेस्टिजियस का मतलब भी प्रसिद्ध, तो ये रीनोन का सिनोनिम्स होगा। 33 नंबर हमारा है रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब होता है सम्मान, ठीक है। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑनर। ऑनर आप लिख सकते हैं, ऑनर का मतलब भी सम्मान, और रिगार्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है।
रिगार्ड का मतलब भी सम्मान्य। तो रिवरेंस का मतलब सम्मान, ऑनर एंड रिगार्ड का मतलब भी सम्मान। ठीक है। 34 नंबर हमारा रिगिड। रिगिड का मतलब होता है सख्त या कठोर। ठीक है। तो इसका हो जाएगा हार्ड। हार्ड का मतलब भी सख्त या कठोर। ठीक है। टफ हो जाएगा। टफ का मतलब भी सख्त या कठोर। तो रिगिड का सिनोनिम्स होगा हार्ड या टफ। ठीक है। 35 नंबर हमारा है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट। ठीक है। मैग्निफिसेंट शॉट। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग आपने ये सब देखा होगा अगर आप मैच देखते होंगे। आउटस्टैंडिंग। ठीक है। इसका मतलब होता है शानदार। जैसे शानदार शॉट जब कोई प्लेयर मारता है तो कहा जाता है दैट्स अ मैग्निफिसेंट शॉट। ठीक है। तो ये मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार, आउटस्टैंडिंग शॉट कहा जाता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी शानदार और स्प्लेंडिड का मतलब भी शानदार। तो स्प्लेंडिड का जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा मैग्निफिसेंट एंड आउटस्टैंडिंग। आप कुछ भी इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 35 इंपॉर्टेंट सिनोनिम समझ में आ चुके होंगे। ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितने सिनोनिम्स आपको ऑलरेडी पता थे। अब देखिए क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है। देखिए आपको बताना है प्रोटेक्ट का सिनोनिम क्या होगा। अब आप लोग सोचेंगे प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट करके आप लोग बताइए इसका सिनोनिम्स। देखते हैं कितने लोगों को प्रोटेक्ट का सिनोनिम पता है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है। देखिए मैंने यहां पर एक पैसेज लिया है, ध्यान से देखिएगा। भारतवर्ष एक महान देश है, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे असफल रहे, यानी कि वे सफल नहीं हुए। आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो भारत देश फिर समृद्ध हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है, इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना को सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ठीक है। इतना बड़ा लगभग पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप 12th में पहुंच चुके हैं, आपको इतना बड़ा पैसेज दिया जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। सबसे आसान तरीका इसका है कि आप एक एक सेंटेंस का इंग्लिश बनाएं। जैसे देखिए भारतवर्ष एक महान देश है, पहले आप इसका इंग्लिश करें। तो देखिए आप लिखेंगे यहां पर इंडिया इज ये ग्रेट कंट्री। देखिए ये इजारम है। ठीक है। तो इंडिया इज ये ग्रेट कंट्री, तो हम यहां पर लिखेंगे, देखिए हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है। इंडिया इज ये ग्रेट कंट्री, ग्रेट कंट्री। ठीक है। हमें एक एक सेंटेंस का बनाना है। ठीक है। ऐसे अब देखिए क्या है दूसरा, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। तो अतीत का मतलब क्या, इसका जो पास्ट है, ठीक है, जो भूतकाल है, तो लिखेंगे इट्स पास्ट, इसका अतीत। ठीक है। इट्स पास्ट हैज बीन वेरी ग्लोरियस। ठीक है। इट्स पास्ट हैज बीन, देखिए बहुत ही, बहुत का मतलब वेरी, शानदार का ग्लोरियस, तो इट्स पास्ट हैज बीन वेरी ग्लोरियस। ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है, तो इट्स पास्ट हैज बीन वेरी ग्लोरियस, वेरी ग्लोरियस। ठीक है। समझ में आया। दो हमने बना लिया। ऐसे ऐसे आपको पूरा पैसेज बना देना है। अब देखिए तीसरा क्या है, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को, यहां पर देखिए विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। किसने प्रयास किया, पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। तो विदेशी आक्रमणकारियों ने, तो विदेशी आक्रमणकारियों का होगा फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है। तो फॉरेन इन्वेडर्स, फिर आपको लिखना है वर्ब, तो वर्ब है प्रयास करना, ये क्रिया है। ठीक है। क्या कर रहे हैं, वो प्रयास किया। तो लिखिए आप लोग, देखिए यहां पर प्रयास किया यहां पर। ठीक है। तो फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक है, ट्राइड टू, लूटने का होगा रॉब। ठीक है। ROB, रॉब। तो ट्राई टू रॉब दिस कंट्री। ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉरेन, फॉरेन आपको एक एक वर्ड बनाना, ध्यान से पूरा समझना है। ठीक है। तो फॉरेन इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर्स का मतलब क्या होगा, विदेशी आक्रमणकारी। ठीक है। तो फॉरेन इन्वेडर्स ट्राइड टू, ट्राइड का मतलब प्रयास करना, ट्राई का थर्ड फॉर्म है। ठीक है। ट्राइड टू रॉब दिस कंट्री, दिस
कंट्री, ठीक है, यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, परंतु आगे देखिए, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, ठीक है। तो लिखेंगे इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे दे ट्राइड, मतलब उन्होंने प्रयास किया, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है मिटाने का, इट्स कल्चर, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, ठीक है, संस्कृति का होगा कल्चर, तथा इसके ज्ञान विज्ञान, ठीक है, तो और लिखेंगे नॉलेज एंड साइंस, ठीक है। तो हम लिखेंगे दे ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया, ठीक है, दे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब मिटाने का, ठीक है, इट्स कल्चर यानी कि इसकी संस्कृति, नॉलेज का मतलब ज्ञान, ठीक है, एंड साइंस और विज्ञान, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा दे ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया, टू डिस्ट्रॉय मिटाने का, इट्स कल्चर हमारे देश की संस्कृति, नॉलेज ज्ञान एंड साइंस विज्ञान, यानी कि उन्होंने हमारे देश की संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, ठीक है। आगे देखिए, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए, तो यहां पर हम लिखेंगे दे वीआर नॉट सक्सेसफुल। कौन सफल नहीं हुए, देखिए वे सफल नहीं हुए, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे दे वीआर नॉट सक्सेसफुल, ठीक है, दे वीआर नॉट सक्सेसफुल इन इट। तो हम लिखेंगे बट, लेकिन, देखिए यहां पर क्या है, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए, तो हम लिखेंगे बट, पहले लिखेंगे परंतु का बट, ड्यू टू के कारण का होगा ड्यू टू, ठीक है, बट ड्यू टू सैक्रिफाइस एंड बोल्डनेस ऑफ इंडियन पैट्रियट्स, यानी कि बलिदान का होगा सैक्रिफाइस, बहादुरी का होगा बोल्डनेस और देश प्रेमियों का होगा पैट्रियट्स, ठीक है। अब देखिए के कारण वे सफल नहीं हुए, दे वीआर नॉट सक्सेसफुल, तो हम लिखेंगे बट, परंतु ड्यू टू सैक्रिफाइस यानी कि बलिदान, ठीक है, ड्यू टू सैक्रिफाइस एंड बोल्डनेस और बहादुरी एंड बोल्डनेस ऑफ इंडियन पैट्रियट्स they were not सक्सेसफुल इन इट, ठीक है। देखिए इसका हिंदी यही होगा, देखिए बट, लेकिन, ड्यू टू सैक्रिफाइस एंड बोल्डनेस यानी कि बहादुरी और बलिदान के कारण ऑफ इंडियन पैट्रियट्स, यानी कि इंडियन पैट्रियट्स का मतलब क्या होगा, भारतीय जो नागरिक, देश प्रेमियों, ठीक है, देश प्रेमी, दे वी आर नॉट सक्सेसफुल, वे इसमें सफल नहीं हुए, तो वही मैंने लिखा है, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए, ठीक है। तो आपको ध्यान से बनाना, देखिए आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है, तो इसका हम लिखेंगे भी का लिखेंगे इवन, ठीक है, आज का लिखेंगे टुडे, तो इवन टुडे देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग, यानी कि देयर इज नो शॉर्टेज का होगा कमी का होगा शॉर्टेज, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन दिस कंट्री, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर देयर इज नो शॉर्टेज इवन टुडे, ठीक है, पहले इवन टुडे लिखेंगे, इवन टुडे का मतलब आज भी, ठीक है, इवन टुडे देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री, यानी कि आज भी हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, ठीक है, भले ही बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किया। आगे देखिए, यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश फिर से समृद्ध हो जाएगा। तो देखिए, यदि इफ दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है, इफ पॉपुलेशन दिन दूनी रात चौगुनी का होगा बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है, पर नियंत्रण हो जाए, इज कंट्रोल्ड
तो देश फिर से समृद्ध हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा द कंट्री विल अगेन बिकम प्रॉस्पेरियस। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या, तो हम लिखेंगे यहां पर यदि का लिखेंगे इफ। ठीक है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यदि जनसंख्या, ठीक है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होगा कि दिन दूनी रात चौगुनी का। ठीक है, तो बाउंड्स इज कंट्रोल्ड, इज कंट्रोल्ड यानी कि उन पर नियंत्रण हो जाए। ठीक है, इज कंट्रोल्ड, द कंट्री विल अगेन, द कंट्री विल अगेन become prosperous, prosperous का मतलब समृद्ध। ठीक है, तो देखिए इफ पॉपुलेशन यदि जनसंख्या बाय लीप्स एंड बाउंड्स, जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, इज कंट्रोल्ड उस पर नियंत्रण हो जाए, द कंट्री विल अगेन बिकम प्रॉस्पेरियस यानी कि देश फिर से समृद्ध हो जाएगा। तो वही यहां पर लिखा है यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश फिर समृद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण का इंग्लिश क्या होगा? इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये जो है ये बिग प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या ऑफ द कंट्री यानी कि देश का। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, सॉरी पॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण, पॉल्यूशन इज ए बिग प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री। ठीक है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण देश के लिए एक बड़ी समस्या है। हमारे देश के लिए पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। आगे देखिए इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। तो आवश्यकता है, इट इज नीडेड टू डेवलप। ठीक है, देखिए इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। तो इट इज नीडेड टू डेवलप, इट इज सॉरी देखिए क्या है, प्रत्येक देश प्रेमी यानी कि एवरी लवर ऑफ द कंट्री यानी कि देश के इज नीडेड आवश्यकता है टू बी अवेकनेस टुवर्ड्स इट यानी कि इस ओर जागरूक होने की। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर हम लिखेंगे एवरी लवर, एवरी लवर ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री इज नीडेड टू बी अवेकनेड। ठीक है, अवेकनेड टुवर्ड्स इट। ठीक है, यानी कि एवरी लवर ऑफ द कंट्री, प्रत्येक देश प्रेमी को इज नीडेड आवश्यकता है टू बी अवेकनेस टुवर्ड्स इट यानी कि इस ओर जागरूक होने की। तो आज प्रत्येक देश प्रेमी को पर्यावरण प्रदूषण की ओर जागरूक होने की आवश्यकता है। ठीक है, एक और लाइन हमारा बच रहा है कि आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना को सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर बना देते हैं। चलिए देखिए क्या है कि आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना को सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इट इज नीडेड आवश्यकता है टू डेवलप म्यूचुअल फ्रेटर्निटी। ठीक है, टू डेवलप म्यूचुअल फ्रेटर्निटी का मतलब आपसी भाईचारा, म्यूचुअल का मतलब आपसी, फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा। ठीक है, एंड फीलिंग ऑफ टूगेदरनेस। ठीक है, एंड फीलिंग ऑफ टूगेदरनेस यानी कि मेल जोल की भावना, भावना को हो जाएगा फीलिंग, टूगेदरनेस का मतलब मेल जोल की। ठीक है, इसकी हमें आवश्यकता है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे इट इज नीडेड, यहीं पर चलिए बना देते हैं, इट इज नीडेड, हमें आवश्यकता है टू डेवलप, ठीक है, टू डेवलप यानी कि बढ़ावा देने की, म्यूचुअल
फ्रेटर्निटी, म्यूचुअल फ्रेटर्निटी, ठीक है। म्यूचुअल फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होगा? आपसी भाईचारा, ठीक है। एंड फीलिंग ऑफ टूगेदरनेस, ठीक है। यानी कि आपसी भाईचारा एंड फीलिंग ऑफ टूगेदरनेस, इसका मतलब होगा मेल जोल की भावना, ठीक है। तो देखिए क्या है कि इट इज नीडेड, हमें आवश्यकता है, ठीक है, हमें आवश्यकता है टू डेवलप म्यूचुअल फ्रेंडली, यानी कि बढ़ावा देने की, किसको? म्यूचुअल फ्रेटर्निटी यानी कि आपसी भाईचारे को, एंड फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस और मेल जोल की भावना को। यानी कि हमें देखिए आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना को सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि आपसी भाईचारा लोगों में बना रहे, मेल जोल की भावना बना रहे, उनमें जाति पात का भेद ना हो, इसकी हमें आवश्यकता है। हमें अपने देश को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करना है, ठीक है। हमें अपने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, यही सबकी आवश्यकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आ चुका होगा कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट, 2 पेज में मैंने आपको इसको समझाया, इसीलिए हो सकता है कि आपको कम समझ में आया हो, लेकिन आप पहले प्रयास में कुछ भी तो समझे होंगे, आप 30-40% समझे होंगे, यही बहुत है, ठीक है। मैं आपको इसी तरह की वीडियो और भी प्रोवाइड करवाता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।